नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं एवं सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में संसद के सत्र और जो संबंधित विधेयक होते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। उनसे प्रश्न बनते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज हम राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है, उसकी वीटो शक्ति है और जो सैन्य शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि जो प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी प्रबल बनती है। तो देखते हैं। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां। अब देखते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे शक्तियों, जो न्यायिक शक्ति आएगी राष्ट्रपति की, उसमें ये भी बताएंगे कैसे कम हो सकती है सज़ा, कैसे राज्यपाल द्वारा सज़ा को कम किया सकता है, कैसे राष्ट्रपति द्वारा सज़ा को कम किया सकता है, और सज़ा कम करने में या कह सकते हैं न्यायिक व्यवस्था में या न्यायिक शक्ति में कह सकते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्या अंतर रहता है। ये है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति के बारे में बताएंगे। फिर जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति भी बताएंगे। अध्यादेश की शक्ति। फिर जो चर्चा होगी, राष्ट्रपति लिखे दे रहे हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। फिर चर्चा होती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बाद देखते हैं जो सैनिक शक्ति, सैन्य व कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति। जो भी कन्फ्यूजन रहता है आज यहाँ पे दूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सीमित समय में विधिवत ढंग से पढ़ा जाएगा। अब इनको हम बताएंगे, इससे प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। तो देखते हैं पहले जो हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से स्टार्ट करते हैं। बताते हैं वीटो शक्ति में कौन कौन सी वीटो शक्ति हैं, उसको लिंक करते हैं। विधेयक हमने पढ़ा है, उससे उसको जोड़ते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति में वीटो शक्ति ये क्या होती है। देखिए, 3 प्रकार के वीटो की व्यवस्था की गई है। एक जो वीटो होता है, पहला वीटो जो रहता है, जिसके एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। वीटो इंग्लिश हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं। हिंदी इंग्लिश जो कहीं कहीं हम इंग्लिश लिखेंगे, जो मेन वर्ड्स हैं जिसमें कन्फ्यूजन रहता है, हिंदी इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं तो उसलिए लिख देंगे, वरना हर चीज़ को हिंदी इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि समय बहुत वेस्ट हो जाता है उससे। कहने का मतलब फिर हिंदी में ही हो या फिर इंग्लिश में हो, समय पे भी रहता है। तो हम जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको लिख देंगे। अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो, ये हो गया। अभी इसके बारे में ये क्या होता है अत्यांतिक वीटो। जो जैसे आप समझ लीजिए, हमने विधेयक पढ़ाया था। विधेयक में एक सरकारी विधेयक पढ़ाया था, एक निजी विधेयक पढ़ाया था। निजी विधेयक में क्या रहता है, पहले तो सरकारी विधेयक को ध्यान कीजिए जो हमने बताया था। सरकारी विधेयक में कोई भी जो विधेयक होता है वो सरकार के मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। सदन में कह सकते हो, संसद में कह सकते हो, मतलब सरकार के किसी मंत्री द्वारा संसद के किसी भी सदन में उसको पेश किया जाता है। उसके पास होने की 99% संभावना रहती है, क्योंकि सरकार है,
उनका बहुमत होता है, लोकसभा में बहुमत है तभी सरकार है, राज्यसभा में कहीं ना कहीं बहुमत नहीं होता है, गठजोड़ करके बना लेते हैं तो पास होने की प्रबल संभावना रहती है। लेकिन जो निजी विधेयक होता है वो सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया सकता है, तो उसके जो पास होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। और सदन के किसी भी सदस्य द्वारा जब उसे पेश किया जाता है तो उसी सदस्य द्वारा उसको तैयार भी किया जाता है। तो जो वो विधेयक, वही निजी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है, मान लीजिए पारित हो गया, सदन से पारित हो गया, अब वह राष्ट्रपति के पास आ रहा है, तो राष्ट्रपति उसको क्या करता है, मना कर देता है, डिनाई कर सकता है उसको। क्यों? क्योंकि वो सरकार के विरोध में एक हिसाब से है, वो कि सरकार का विरोध क्या मतलब, उसके विरोध में ही कोई मत के हिसाब से वो विधेयक आया होगा, विरोधाभास के चलते, या कोई अपने जो मतम्य जो कह सकते हो, मंतव्य जो कह सकते हो, मंतव्य के तौर पे कह सकते हैं, एक विरोध के रूप में जब आता है। और राष्ट्रपति उसको इनकार क्यों नहीं करेगा? क्योंकि राष्ट्रपति तो जो सरकार या मंत्रिपरिषद की सलाह पे हर कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रपति उसको मना कर सकता है। हालांकि जो वीटो की पावर होती हैं वो राष्ट्रपति की स्वविवेक की पावर होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे इसमें ये किस में आता है, निजी विधेयक में आता है। निजी विधेयक में, ये निजी विधेयक में आता है। कौन सा? एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है, इसमें क्या करता है, राष्ट्रपति मना करता है। देखिए पहले समझ लीजिए इसे, वीटो का मतलब क्या है। ये राष्ट्रपति की एक प्रकार की विशेष शक्ति है। ये 3 प्रकार का वीटो है। एक अत्यांतिक वीटो पढ़ाएंगे, एक निलंबनकारी वीटो है, एक पॉकेट वीटो या जेबी वीटो है। ये जो है अत्यांतिक वीटो क्या है, इसमें राष्ट्रपति जो है मना करता है। अब वीटो क्या मतलब है, देखिए जब कोई भी विधेयक सदन से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन होती हैं। एक तो है उस बिल को, उस पारित बिल को मना कर दे कि हम नहीं मतलब हस्ताक्षर कर पाएंगे, सहमत से सीधे मना कर दे, एक ये रहता है। एक राष्ट्रपति क्या रहता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है। और एक राष्ट्रपति के पास क्या रहता है, उस पर कोई जवाब ही नहीं देना। सदन से, दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होकर आ गया, राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही वह कानून बनेगा, तब राष्ट्रपति कुछ ही नहीं उस पर प्रक्रिया कर रहा है, वो अनिश्चित काल के राष्ट्रपति के पास पड़ा है। तो ये 3 प्रकार की राष्ट्रपति कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है, जब विधेयक पारित होकर आता है सदन से तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको मना करता है। तो ये हो जाता है, इसमें मना करता है। तो निजी विधेयकों में मना करता है। क्यों, हमने कारण बताया, क्योंकि ये ज़्यादातर अपोजिशन द्वारा लाए जाते हैं। ठीक, मंत्री द्वारा तो लाए नहीं जाते हैं, वरना राष्ट्रपति मना ही नहीं कर सकता है। अब देखते हैं दूसरा कारण ये रहता है, पुरानी सरकार का विधेयक, सरकार द्वारा लाया गया विधेयक, लाया गया या पुरानी सरकार का विधेयक, लाया गया नहीं, पुरानी सरकार का विधेयक इसमें भी क्या कर सकता है, ये राष्ट्रपति इसमें भी क्या कर सकता है, मना कर सकता है। 2 कंडीशन में, एक तो निजी विधेयक में मना कर सकता है, एक पुरानी सरकार का विधेयक। कहने को मतलब नई सरकार गठित हो गई है, पुरानी सरकार का कोई पेंडिंग विधेयक पड़ा है तो राष्ट्रपति उसको अप्रूव करने से मना कर देगा। क्यों, जब नई सरकार के अंडर में राष्ट्रपति कार्य करेगा, एक हिसाब से देखा जाए तो पुरानी सरकार का ऐसा विधेयक पास कर सकता है। तो ये रहता है। अब देखते हैं, तो हम समझ गए। क्वेश्चन आता है, किस वीटो के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति सहमत से मना कर देता है। तो जब मना इनकार करने की बात आए, डिनाई इसको कह सकते हो, तो क्या होता है, ये वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा वीटो जो है, ये दूसरे वीटो में निलंबनकारी, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो। ये क्या है, सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी, निलंबन का मतलब पुनर्विचार के लिए भेजना। बताया था राष्ट्रपति के पास 3 कंडीशन है, एक तो विधेयक को मना करता है, एक क्या करता है, उसको कहता है, इसमें कुछ सुझाव देता है, कहता है इस पर पुनर्विचार करके लाओ मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद जो होती है वही सरकार। जब कोई भी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और सदन से, दोनों सदन से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसको जो है सहमत नहीं देता है, सहमत न देने के साथ लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है, बिल्कुल सहमत से मना नहीं करता, उसको पुनर्विचार के लिए भेज देता है।
मंत्री परिषद जो है पुनर्विचार करके लिए फिर राष्ट्रपति के पास वो उस विधेयक को लाती है, फिर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता है, फिर वह उसको स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। ये भी एक कंडीशन होती है। तो इसमें क्या है, क्या रहता है इसमें, विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार को भेजना। सरकार का मतलब जिसने बनाया होगा मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने वो उस विधेयक को पास कराने के लिए लगा होगा, सरकार ही पूरा हो जाता है, क्योंकि मंत्री के पीछे मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद का मतलब सरकार, ठीक, सरकार को भेजना ये हो जाता है। अब तीसरा जो कौन सा वो आता है वीटो, तो हमने देख लिया सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। अब तीसरा जो है होता है, ये होता है पॉकेट वीटो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कह देते हैं, जेबी वीटो। वीटो की जो इंग्लिश हिंदी भी वीटो की देख लीजिए, वीटो मतलब निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, निषेधाधिकार मतलब अपना मना कर सकते हो, पुनर्विचार कर सकते हो, निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, निषेधाधिकार ये। अब तो जेबी वीटो कहते हैं, कभी कभी जेबी निषेधाधिकार भी कहते हैं। तो पॉकेट वीटो में क्या है, इसमें क्या रखता है, जो है विधेयक को क्या अपने पास रख लेना, विधेयक अनिश्चित समय के लिए अपने पास रखना। अब क्या मतलब, न सहमत भी नहीं दे रहे हैं, सहमत, न अस्वीकार किया, ना अस्वीकार भी किया, ये नहीं मना कर दिया, और ना ही जो क्या है इसको कर रहे हैं स्वीकार, मतलब सहमत वही जो कह सकते हो, स्वीकार वही सहमत। तो इस प्रकार हमने देख लिया। अब न पुनर्विचार कह सकते हो, ना पुनर्विचार भी नहीं, पुनर्विचार ये भी नहीं, तब इस प्रकार वीटो हो गया। अब जो एब्सोल्यूट वीटो आया था, सबसे जो एब्सोल्यूट वीटो आया, ये किनके समय आया, देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो के बारे में, यहाँ पे कर देते हैं, ये 1954 में, इधर कर देते हैं। देखिए जो कौन सा एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ तेरा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय आया था, प्रसाद 1954 में आया। किस संबंध में आया था, पेप्सू विनियोग विधेयक, पिप्सू या पेप्सू कहते हैं, विनियोग विधेयक, उसके संबंध में मना किया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, इस संबंध में जो विधेयक आया। अब उसके बाद जो आता है एपीजे अब्दुल कलाम, 2006 करीब आया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके में कौन सा आया था, मनमोहन सरकार थी, तो पीएम मनमोहन सिंह थे। अब जो है ये कौन सा आता है, लाभ के पद वाला विधेयक आया था, लाभ के पद का विधेयक। और देखा जाए, ये ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब जो तीसरी चीज़ देखी जाए, कौन सा विधेयक आया जो 1986, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉकेट वीटो ये पूछा जाता है, पॉकेट वीटो ये 1986 में ज्ञानी राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे, ये क्या है, प्रेसिडेंट है ये, ज्ञानी जैल सिंह।
इन्होंने किसको पॉकेट में अपने, मतलब पॉकेट का मतलब अपनी जेब में रख लेना, मतलब अनिश्चित काल के लिए कोई जवाब ही नहीं देना। तो ये कौन सा था? डाकघर, डाक घर विधेयक, डाकघर विधेयक ये था। ठीक, ये हमने बता दिया। अब विधेयक संबंधित बातें हो गई। अब हम देखते हैं आगे, नोट कर लीजिए, नोट करना हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके आगे। हाँ, यही जो पावर है राष्ट्रपति के पास भी है। अच्छा, ये पावर राज्यपाल के पास भी है, जो वीटो की पावर राज्यपाल के पास भी यही है। और जो राष्ट्रपति की वीटो है शक्ति, ये राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है, वीटो शक्ति जो है किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 111 में है। इसमें यही बताया गया है, राष्ट्रपति की विधेयक से संबंधित जो सहमति है, ये भी कभी कहते हैं राष्ट्रपति की विधेयक से संबंधित सहमति है तो सहमति तीन ही प्रकार, मना करना, पुनर्विचार करना और क्या करना? अपने पास रख लेना। ठीक, तो यही हो जाता है। तो अनुच्छेद 11 में ये रहता है। वहीं राज्यपाल के पास भी यही वीटो शक्ति है, राज्यपाल के पास। अब देखिए, राज्यपाल अब राज्यपाल के पास किस प्रकार वीटो शक्ति है? ये तो है ही है, राज्यपाल के पास भी कौन है? पहली अत्यांतिक वाली है, अत्यांतिक वही जो हमने बताया एब्सोल्यूट, अत्यांतिक हो गई। फिर दूसरी हमने बताई थी सस्पेंसिव वाली, जो निलंबनकारी। तीसरी कौन है? वही जो बताई थी हमने तीसरी में, जो पॉकेट वीटो। अब जो बात आती है, एक और इनके पास रहती है जो क्या है? राज्यपाल संबंधित, यहाँ से कर दे रहे हैं। एक जो और राज्यपाल पास रहती है कि राज्यपाल जो है राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। मतलब राज्य का कोई भी विधेयक हो उसको क्या है? राष्ट्रपति के लिए अपने पास रिजर्व कर सकता है। तो ये भी एक प्रकार की राज्यपाल की वीटो शक्ति हुई। तो देखा जाए, राज्य विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, मतलब रख सकता है अपने पास, आरक्षित कर सकता है। अब देखिए, अब ये जो राज्य विधेयक है राष्ट्रपति के पास आ गया, मान लीजिए इन्होंने आरक्षित किया, राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब राष्ट्रपति का इस राज्य विधेयक, जो राज्य के विधेयक होते हैं उस पर भी क्या अधिकार है? उसी प्रकार तीनों वीटो का अधिकार है। मतलब जो राज्य का भी विधेयक है उस पर भी अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तीनों चीज़ें कर सकता है, अत्यांतिक, निलंबन और पॉकेट। तो राज्य के विधेयकों पर भी राष्ट्रपति की तीनों वीटो की शक्तियां हैं, पर भी राष्ट्रपति की तीनों वीटो शक्तियां लागू होती हैं, ये भी जान लीजिए। अच्छा, एक चीज़ हमने बताई थी, जो धन विधेयक है, धन विधेयक में बताया था हमने कि राज्यपाल जो है इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो आप बताइए, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है तो क्या निलंबनकारी वीटो वहाँ लग सकता है? नहीं लग सकता है। निलंबनकारी वीटो क्या है? किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना। अब जब पुनर्विचार के लिए भेज ही नहीं सकते हो तो किस विधेयक पर निलंबनकारी वीटो नहीं लगता है? कभी क्या आता है, किस विधेयक पर निलंबनकारी वीटो नहीं लगता है? धन विधेयक देता है, साधारण विधेयक देता है, गैर वित्त विधेयक दुनिया भर के ऐसे घुमा देता है। तो धन विधेयक जो है आपको निलंबनकारी वीटो नहीं लगता है। धन विधेयक पर निलंबनकारी
वीटो नहीं, वीटो नहीं। क्यों? निलंबन का मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। पुनर्विचार मतलब ये लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति को सहमति उस पर देनी ही होगी, मतलब उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा सकता है, ये हो गया। और जो है संविधान संशोधन विधेयक आते हैं, जैसे अभी जो नागरिकता संशोधन विधेयक आया था 1-2 साल पहले, तो उसमें क्या था, उसको भी जैसे है इस प्रकार के संविधान संशोधन। अभी जो है EWS पर 103 जो आरक्षण हुआ EWS का आया, और जो और भी नए नए कानून बनते हैं, तो जो संविधान में संशोधन के तहत कानून बनते हैं तो उस पर जो है रोक नहीं लगा सकता, राष्ट्रपति जो है रोक नहीं लगा सकते हैं। तो कह सकते हो संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति रोक नहीं सकते हैं, विधेयकों को राष्ट्रपति रोक नहीं सकते हैं। ठीक, ये हो गया, हमने बता दिया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए ऐसा पढ़िए, क्वेश्चन कितना भी जटिल आए आप कर लीजिए, भी घूमिए मत उस क्वेश्चन के साथ, उस क्वेश्चन को आप घुमा दीजिए, आप उससे 5-6 क्वेश्चन अपने आप निकाल लीजिए, तो कैसे नहीं समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन मान लो हम आगे कराएंगे, तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे 5-6 क्वेश्चन अपने आप निकालो, तभी फिर आप कितना भी जटिल पेपर आ जाए, क्वेश्चन यदि उस टॉपिक से पूछे आते हैं, जो हम जीएस पढ़ा रहे हैं, जीएस का सिलेबस दिया है तो पूछेंगे तो उसी से, पॉलिटी दिया है तो पॉलिटी से पूछेंगे, हिस्ट्री दी है तो हिस्ट्री से पूछेंगे, हिस्ट्री है वही तो पूछी जाएगी कि अमेरिका की पूछ लेंगे। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना सकते हैं, तो हम लोग उस लेवल तक पहुँच रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या रहती है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ये भी देखते हैं, अध्यादेश शक्ति ये क्या रहता है, ये राष्ट्रपति की एक मेन पावर के रूप में जानी जाती है। अध्यादेश शक्ति देखा जाए तो ब्रिटेन की ही देन है, पहले गवर्नर जनरल फिर वायसराय अध्यादेश की शक्ति को यूज किए, और 1935 का भारत सरकार अधिनियम में भी राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का जिक्र किया गया, तो वहाँ से भी ली जा सकती है, ली गई है एक प्रकार से। तो अब देखते हैं क्या है राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। देखिए अध्यादेश शक्ति के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। इसमें क्या रहता है, जो राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश के द्वारा जारी कर कानून ला देता है, कानून बना देता है, लेकिन वह कानून अस्थायी रूप से होता है। अध्यादेश जारी कब किया जाता है? अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो, संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। सत्र का मतलब बैठक नहीं हो रही है, सदन में दोनों सदनों में बैठक नहीं हो रही है, सत्र में ही नहीं है, कार्य मतलब नहीं संचालित हो रहा है, उस समय अध्यादेश आ सकता है, उसी समय अध्यादेश ला सकता है। एक दूसरी, दोनों में से एक सदन सत्र में ना हो तब भी अध्यादेश ला सकते हैं, क्योंकि एक सदन का महत्व कैसे, जब तक 2 सदन से कोई भी कानून पास नहीं होता तब तक कहाँ माना जाता है, तो एक सदन की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कह सकते हो राष्ट्रपति अध्यादेश जब तभी लाता है जब दोनों सदन सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में ना हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश का मतलब क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश की जो शक्ति है वह ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए होती है जो आकस्मिक रूप से अचानक उत्पन्न होती हैं स्थितियाँ। मतलब राष्ट्रपति का जो अध्यादेश उन परिस्थितियों के लिए है जो आकस्मिक रूप से आ जाती हैं। अब उस समय संसदीय कार्य नहीं चल रहा होता है। अब संसदीय कार्य मतलब क्या, संसद के बैठकें नहीं हो रही होती हैं। अब जब बैठक नहीं हो रही, सत्र नहीं हो रहे, और उस समय देश में एक ऐसे नियम को लाने की ज़रूरत है, एक ऐसे कानून को लाने की ज़रूरत है, तो क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है, तुरंत उसी दिन से वो प्रभावी हो जाता है। वह तब तक कानून बना रहता है जब तक कि सदन से दोनों वो पारित नहीं हो जाता है। अब देखिए कंडीशन भी है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश राष्ट्रपति ने ला दिया वही समझ लिए कानून बन गया, बिल्कुल वैसे ही कानून के तरीके से फॉलो किया जाएगा। सदन फिर जो पुनः सदन की जब बैठक होती है तो सदन की बैठक में उसको नहीं पारित किया जाता है। मान लीजिए सदन की बैठक हुई,
तो कहा कि हाँ ये अध्यादेश सही नहीं है, उसको दोनों सदनों से पास नहीं हो पाया। तो क्या रहता है, वो अध्यादेश की समयावधि है वो 6 सप्ताह तक चलती है, बाद में समाप्त हो जाती है। वो अध्यादेश स्वतः अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन यदि सदन की बैठक में उसको पास करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो 6 माह तक ये जो है अध्यादेश प्रभावी रहता है। तो देखा जाए 6 माह वह, और उसके बाद जो 6 हफ्ता और जोड़ा जाता है, जो भी, क्योंकि जो 6 माह जो जोड़ा जाता है वह सदन की बैठक से पूर्व के 6 सप्ताह को भी लिया जाता है। समझिएगा, काउंट कीजिएगा। मतलब क्या है, जब अध्यादेश लागू होता है, समझिएगा बहुत ध्यान से, तो उसकी जो सदन पहली बैठक की, अध्यादेश लागू हो चुका है, सदन की बैठक होती है, तो इस सदन की बैठक में इसको पास किया जाता है, मतलब पास करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 6 माह के लिए इसको क्या किया जाता है, माना जाता है। और यदि सदन इसको निरस्त कर देता है, इस पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है, तो 6 सप्ताह की अवधि रहती है। लेकिन जो इसकी पूरी कुल समयावधि देखी जाए तो 6 सप्ताह और 6 माह होती है। किसकी? अध्यादेश की, बशर्ते यह जो है निरस्त ना किया गया हो, संसद द्वारा इसको समाप्त ना किया गया हो। अब देखते हैं, तो इसी से प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है इस प्रकार, अध्यादेश की अधिकतम समयावधि होती है, तो 6 सप्ताह लोग लगा देते हैं, 6 माह लगा देते हैं। क्या होता है, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ठीक। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत संसद के दोनों सदन या दोनों सदन, संसद लिख देते हैं कंफ्यूज ना हो इससे, संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के सदन के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो, अध्यादेश जारी करता है। जो है ये इस प्रकार हमने देख लिया। मतलब इसके तहत जो है क्या है, सदन के जब सत्र में ना हो तभी राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। अब क्या रहता है, अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, क्या रहती है, शर्तें क्या रहती हैं। पहली कंडीशन क्या रहता है, पहले तो देखिए इस प्रकार, अब कैसे क्या बनता है, सदन की बैठक हुई, जो ये कानून एक प्रकार से अध्यादेश जो है, अध्यादेश ऑर्डिनेंस कहते हैं इसको, अध्यादेश क्या हुआ, कानून के रूप में कार्य करने लगा। कानून अभी हुआ नहीं, कानून के रूप में कार्य करने लगा। फिर क्या होती है, बैठक हो रही है, सदन का सत्र प्रारंभ क्या हुआ, फिर सदन के सत्र प्रारंभ हो गया, इसको क्या पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया क्या, कानून बन गया। समझ पाए, सदन का सत्र प्रारंभ हुआ, पास कर दिया, कानून बन गया। अब दूसरी कंडीशन क्या रहती है, सदन का सत्र प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, लेकिन पास नहीं, तो क्या 6 सप्ताह बाद स्वतः निरस्त। आप समझ गए होंगे इससे। अब जो है ये प्रक्रिया पूरी होती है तो अधिकतम कितना, जैसे मान लीजिए दोनों सदनों से पास होता है तो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, तब क्या रहता है, अध्यादेश की शक्ति
की शक्ति, देखिए अध्यादेश की शक्ति का मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम अवधि क्या है? 6 माह, मैक्सिमम अवधि, मैक्सिमम अवधि 6 माह 6 सप्ताह, 6 सप्ताह प्लस 6 सप्ताह होती है बशर्ते क्या? बशर्ते सदन ने पारित किया, सदन ने पारित किया हो, ठीक। तो आप ये देख सकते हैं इस प्रकार। और क्या रहता है? अध्यादेश की क्या की जा सकती है? समीक्षा, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा, कहने मतलब ये अध्यादेश उसी प्रकार लाया जाएगा जिस प्रकार कानून लाए जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कानून से इतर ऐसा अध्यादेश ले आया गया जो देश में जो है मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, देश की जो स्थितियों के अनुरूप नहीं है, तो वह अध्यादेश मायने नहीं रखा जाएगा। इसीलिए इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया। मतलब अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला सकता है। और जो है बार बार अध्यादेश को लगाना कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन भी माना जाता है। सरकार है चूँकि, तो उसके पास पावर है, कानून पारित होने में समय लगेगा। जैसे जम्मू कश्मीर जब 2 यूटीज़ में बदला तो क्या था? उससे पहले यूटी में बदलने से पहले जो पारित हुआ दोनों सदनों में, मतलब पारित हुआ जो विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो बन गया, विधेयक पारित होने के बाद अधिनियम बन जाता है, जो अधिनियम बना, तो उससे पहले ही राष्ट्रपति द्वारा क्या लगाया गया था? वहाँ अध्यादेश के रूप में वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो इस प्रकार जो है अध्यादेश की बात वहाँ पे भी हुई थी, तो उसको भी बढ़ाया जाता रहा। तो ऐसे राष्ट्रपति जो है, जो सरकार है, मैं सरकार की सलाह पे ही अध्यादेश लगाया भी जाता है। इसको भी जिक्र कर लीजिए यहाँ पे। जो अध्यादेश की क्या होती है? सरकार की सलाह पर, ठीक। तो हमने इस प्रकार चर्चा कर ली अध्यादेश की। अब अध्यादेश में जैसे 2014 में बिहार सरकार द्वारा क्या किया गया था? 450 या 400, लगभग 400, 425 जो संस्कृत विद्यालयों को अध्यादेश के जरिए अनुमति दे दी गई थी। तो इस प्रकार के अध्यादेश ला दिए जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब क्या बचता है? अध्यादेश हो गया। अच्छा, क्या राष्ट्रपति के ऐसे राज्यपाल भी अध्यादेश लगा सकता है, अध्यादेश लागू कर सकता है? हाँ, राज्यपाल के पास भी पावर है। इसको भी देखते हैं। राज्यपाल भी अध्यादेश, राज्यपाल, इसके किसके अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश ये जो है, लेकिन जो इसका समयावधि रहती है वो 6 सप्ताह रहती है। इसकी समयावधि जो है, समयावधि 6 सप्ताह, 6 सप्ताह ही रहती है। चाहे जो अब इनकी बैठक हो या ना हो, मतलब कहने का मतलब जो है दोनों सदनों की बैठक में समय लग रहा है तो भी यही समय रहेगा। जब पारित हो जाता है तो वो कानून ही बन जाएगा, और जब नहीं पारित होता है तो 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब 6 माह का समय इनमें नहीं दिया गया है, इस प्रकार समझ लीजिए। और दूसरी बात, वही सारे नियम हैं। अध्यादेश जो है किसकी सलाह पे ये रहेगी? राज्य की सरकार, राज्य की सरकार की सलाह पर, राज्य सरकार की सलाह पर ये अध्यादेश रहेगा इनका, राज्यपाल द्वारा। यदि जो है इसको सदन में पारित हो जाता है तो समझ लिए कानून बन जाएगा, वरना स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसकी समयावधि 6 सप्ताह है। वही सारी चीज़ें इसमें भी हैं, राज्यपाल में भी। बस अनुच्छेद यहाँ पे है, वहाँ पे केंद्र की जो रहती है सलाह, यहाँ पे राज्य की। अब देखते हैं किस पे चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा आता है। देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहते हैं पहले, चलो कर रहे हैं राष्ट्रपति व राज्यपाल, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में क्षमा जो है, न्यायिक शक्ति में जो क्षमा की जो शक्ति है, क्षमा की शक्ति के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, के तहत, क्षमा के तहत, न्यायिक शक्ति के तहत क्षमा, क्षमा करने की शक्ति, क्षमा करने संबंधित शक्तियां, संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में क्या है, राष्ट्रपति व राज्यपाल, तो ये जो है प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट में किस आर्टिकल में उल्लेख है, 72 में, और जो गवर्नर है राज्यपाल, गवर्नर में आर्टिकल 161 है। तो याद रखिएगा ये दोनों आर्टिकल हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान करने की शक्ति है, कैसे सज़ा को कम कर सकते हैं, दोनों के पास अधिकार है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। जैसे राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है, दोनों जो है क्षमा दान कर सकते हैं, मतलब कह सकते हो कि जो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा क्षमादान किया सकता है, लेकिन एक अंतर है, जो अंतर में दो अंतर देखेंगे, एक नहीं दो अंतर। एक तो पहली, राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, मतलब मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर सकता है, राज्यपाल के पास मृत्युदंड की सज़ा को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति जो है सैन्य न्यायालय के मामलों में भी दंड को माफ़ कर सकता है, राज्यपाल जो सैन्य न्यायालय के मामलों में जो है दंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रपति व राज्यपाल, राज्यपाल, अच्छा, अध्यादेश के लिए ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पावर, ठीक। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को क्षमा करने में, क्षमा करने की शक्ति प्रदान है, क्षमा करने की शक्ति, दोनों की क्षमा करने की शक्ति बराबर है, बराबर है, लेकिन क्या रहता है, राष्ट्रपति ये जो है मृत्युदंड व सैन्य न्यायालय की सज़ा को कम कर सकता है, कम कर सकता है। अब देखिए, दोनों को शक्ति बराबर थी, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, क्या हैं, ये जो है स्वविवेक की शक्ति हैं। ये कोई मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं किसी को माफ़ किया जा रहा है, ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है, स्वविवेक की शक्ति। अब देखते हैं आगे क्या रहता है, अब कौन सी हैं इस पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखा जाए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति,
करने की शक्ति। देखिए अब क्या रहता है, पहला जो पहली क्षमा करने की शक्ति है वो पार्डन, मतलब पार्डन, पार्डन क्षमा, क्षमा करना। इसमें क्या है, जो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को बंदीकरण, समझिएगा, किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से मतलब क्षमा कर देना, उसके बंदीकरण, उसकी जो निर्भरताएं की गई हैं, जो दंडादेश आए हैं, सबको समाप्त कर देना, बिल्कुल बाइज्जत बरी करना। तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या, बाइज्जत बिल्कुल बरी करना। तो क्या रहता है, बाइज्जत बरी करना। इसको मतलब समझ सकते हो, बंदीकरण, दंडादेश, दंडादेश, निर्भरताओं को समाप्त कर दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, या कह सकते क्षमा करना, समाप्त कर पूर्णतः क्षमा करना, पूर्णतः क्षमा करना, क्षमा करना। मतलब इसमें बिल्कुल तुम्हारे पे जितने भी आरोप लगे थे, जितने भी तुम्हारे पे जो है निर्भरताएं लगा दी गई थी और बंदीकरण थे, मतलब जेल में थे, सारी चीज़ों को हटा दिया गया, समाप्त किया गया इस क्षमा में। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की क्षमा करता है तब ये रहता है। दूसरी, राष्ट्रपति क्या क्षमा करता है, लघुकरण, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, लघुकरण, लघुकरण। ये क्या रहता है, इसमें जो है स्वरूप को बदलना, क्या होता है, सजा के स्वरूप को बदलना, दंड के स्वरूप को बदलना, दंड के स्वरूप को बदलना, टाइप बदलना, उसका स्वरूप बदलना, स्वरूप को बदलना। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो मृत्युदंड दी गई है, इसी के तहत राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल पावर हो जाती है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है क्या चाहे, यदि मृत्युदंड की सज़ा मिली है तो राष्ट्रपति उसको कठोर कारावास में बदल सकता है। उस सज़ा को किस में बदल सकता है, कठोर कारावास में, मतलब स्वरूप को ही बदल दिया। तो स्वरूप को बदलना, ऐसे कठोर कारावास है तो अब उसके बाद देखेंगे उसको कैसे सामान्य कारावास में बदला जाए तो किस में आएगा। यदि किसी व्यक्ति को, इसमें क्या रहता है, किसी को मृत्युदंड दिया गया है, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, मतलब स्वरूप ही बदल दिया गया, लघुकरण। अब जो है ये, इसके बाद क्या देखा जाए, लघुकरण आ गया। इसके बाद जो कह सकते हो रेस्पाइट, अभी एक विराम आएगा, इसका रेमिशन, परिहार। इसमें क्या रहता है, इसमें प्रकृति को बदलना, मतलब जो है प्रकृति बदल देना, दंड की प्रकृति बदलना, प्रकृति नहीं बदलना, प्रकृति को बिना बदले हुए कह सकते हो, प्रकृति को बिना बदले हुए। तो प्रकृति बदल देंगे तो वैसे ही इसका हिसाब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, बिना प्रकृति बदले, मतलब दंड की प्रकृति को बिना बदले दंड कम करना या सजा कम करना, दंड कम करना, पनिशमेंट जो है कम करना। अब ये जैसे क्या है, मान लीजिए 2 वर्ष की कठोर कारावास दी गई है, उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। जैसे 2 वर्ष की किसी को सजा मिली है, 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो उसको क्या करना, 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। तो इस प्रकार 2 वर्ष, 10 वर्ष का कठोर कारावास नहीं बना रहे हैं, 2 वर्ष का जो एक झेलने लायक है, 2 वर्ष के कठोर कारावास का किस में बदलना, 1 वर्ष के कारावास में। आप समझिएगा प्रकृति कहीं बदल रही है,
नेचर कहीं बदल रहा है। ये तो नहीं है कि जो है कठोर कारावास है, कहा जो मुक्त हो जाओ, बिल्कुल सज़ा हटा दी गई, या कोई कठोर कारावास से कुछ और प्रकार की सज़ा दे दी गई। इसमें प्रकृति वही रही, सज़ा मिल रही है, बस सज़ा को कम कर दिया गया, तो परिहार हो गया। अब जो रहता है इसके बाद, परिहार के बाद विराम, रेस्पाइट। रेस्पाइट जो है ये क्या रहता है? रेस्पाइट मतलब विराम। यह कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पे राष्ट्रपति इस प्रकार की जो है विराम देता है, रोक लगाता है। जैसे कोई स्त्री है, उसने क्या किया, अपराध किया था, अपराध करने के बाद जेल में थी और उसी दौरान वो प्रेग्नेंट होती है, अब गर्भवती हो गई, तो उसको क्या मिलनी चाहिए? स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए कि उसको जेल में ही रखा जाए। स्वास्थ्य सेवाएं ना दिए तो एक मानवाधिकार की बात आ जाएगी, और ये उसका राइट भी है क्योंकि देश की नागरिक है। अपराधी जरूर है लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं पाना भी उसका जो है मूल अधिकार है, तो उसको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, तो उस समय जो है उसकी सज़ा को रोक दिया जाएगा, तो या उस स्थिति में उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये हो जाती है। या मान लीजिए भी कोविड-19 आया, तो किसी भी कैदी को कोविड का संक्रमण हो गया, तो उसको क्या उसी हालत में रखा जाएगा? उसको भी क्या मेडिकल सर्विसेज दी जाएंगी, तो उसको भी उस दरमियान इस प्रकार के जो राष्ट्रपति कदम उठा सकते हैं। जो मान लीजिए बड़ा मैटर होता है, कोई ऐसे छोटे मोटे कैदियों के लिए तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं आती हैं। और दूसरी बात, जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति के लिए भी ये हो जाता है कि वह असमर्थ है, जेल में वो अपने को नहीं सामंजस्य बिठा पा रहा है, उसकी हालत और ख़राब होती जा रही है, तो उसको यहाँ पे उसकी सज़ा को रोका जा सकता है, उसकी सज़ा को कम किया सकता है। सज़ा को रोका जा सकता है, जैसे किसमें, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, जैसे किसमें, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों के मामलों में, ठीक। तो ये हमने बता दिया। अब जो देखा जाए पांचवा भी इधर हम बताए दे रहे हैं। पांचवा कौन है? जो क्या रहता है, रेप्राइव। ये क्या है? जो इसको कह सकते हैं प्रविलंबन। ये क्या है? मतलब राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति की जो मृत्युदंड की सज़ा को अस्थायी रूप से रोक देना। मतलब एक, अब उसको क्षमा याचना करने की समय मिल जाएगा, उसको बचने का अपना समय मिल सकता है, जो भी पिटीशन लगानी है, जो भी अच्छा वकील करना है, तो एक प्रकार से बचाव की ये भी क्षमादान की एक महत्वपूर्ण कड़ी रहती है। तो देखते हैं, मृत्युदंड को अस्थायी रूप से रोकना, अस्थायी रूप से रोकना, रोक देना या रोक लगाना, ठीक है, स्थायी रूप से रोक लगाना, ये हो जाता है। तो हमने देखा है पूरा, यही सारी जो है राज्यपाल में भी रहती हैं, सेम जो है, यही जो सेम कह सकते हो, यही सभी राज्यपाल में बशर्ते मृत्युदंड की सजा को छोड़कर समझ पाए, मृत्युदंड की सजा को हटा दें। राज्यपाल के पास भी जो है इस प्रकार की क्षमाएं दे सकता है, राज्यपाल भी जो है बाइज्जत बरी भी कर सकते हैं। राज्यपाल के हाथ में इतनी पावर रहती है जो सज़ा को कम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लघुकरण में आता है, तो मृत्युदंड तो नहीं है जैसे, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा और कम में बदल सकते हैं। मृत्युदंड की जगह पे क्या कर सकते हैं, जो मान लीजिए कारावास है, तो एक प्रकार से कह सकते हो उस सज़ा को कम कर सकते हैं, इसके द्वारा लघुकरण कर सकते हैं। और जो है दंड की प्रकृति को बिना बदले हुए, इसमें भी यही
जो मैटर रहता है राज्यपाल का भी यही रहेगा। और जो है सज़ा को रोक सकते हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं मृत्युदंड की, जहाँ बात आती है वहाँ इस चीज़ को छोड़ के और राज्यपाल की समान शक्तियाँ हैं। अब देखते हैं नोट कर लीजिए। हमारे साथ ही नोट करते चलिएगा क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा, थोड़ा हाथ भी तेज चलाइए। और जो नोट करने की आदत बहुत अच्छी होती है, नोट बिना नोट किए जो है दिमाग में नहीं सेट होता है, ये एक साइकोलॉजिकल होता है पढ़ने का तरीका। तो अब देखते हैं, जितनी बार पढ़े उतनी बार नोट करिए। ये नहीं होता है कि हमें पढ़ा है तो अब हम नोट अपना फिर रिवाइज कर रहे हैं, उसमें भी भले रफ में भोचू भोचू राइटिंग में बनाइए, खुद ही केवल समझ पाइए इस प्रकार, लेकिन रिवीजन में लिखना बहुत ज़रूरी है हर जगह। तो जो है अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। अच्छा, एक चीज़ और न्यायिक शक्ति में देख लेते हैं। न्यायिक शक्ति में देखते क्या है, तो हम बता ही चुके हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो है क्या करता है, जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति करता है, उनको हटाता भी है। लेकिन हटाता किसके आधार पे है? पार्लियामेंट की सलाह पे, संसद की सलाह पे, ना कि सरकार की सलाह पे। इतना ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर ऑप्शन आ जाए कि सरकार की सलाह पर इस प्रकार कथन कोई आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कतई उस पर नहीं, संसद की सलाह पे ही न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो बता ही दिया हमने। अब क्या रहती है? सैन्य शक्ति। इसमें क्या है, एक अनुच्छेद 53(2) है। देखिए 53 का एक क्या कहता था, 53 जो हमने बताया था उसमें 53(1) या 53 का देख लीजिए, आर्टिकल 53 सीधे आता है। तो उसमें क्या था, जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं, ये बताया था। 52 में क्या था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति का पद की बात कही गई थी आर्टिकल 52 में। याद रखिए, बार बार रिवाइज के लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनसे डायरेक्ट। तो आर्टिकल 53(2) क्या है, रक्षा संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब ये हो गया। अब क्या रहता है, अब क्या जो सैन्य शक्ति में कह सकते हो, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, चीफ कमिश्नर होता कह सकते हो, तीनों सेनाओं का होता है। और क्या रहता है राष्ट्रपति में, जो सशस्त्र सेना बल होते हैं, सशस्त्र सेना बल के अध्यक्षों की नियुक्ति, जैसे डीजीपी बनते हैं, बीएसएफ के बन गए, सीआरपीएफ के हैं, तो इनके चेयरमैन जो अध्यक्ष बनते हैं, या जो भी इस प्रकार का जो भी पद होता है उनमें, तो इसके नियुक्ति कौन करता है, सशस्त्र सेना बलों के सेना या के अध्यक्षों की नियुक्ति अब ये क्या है, आर्म्ड फोर्सेस हैं। कैसी हैं? आर्म्ड फोर्सेस। ठीक, तो नियुक्ति करता है, नियुक्ति व हटाता भी है। ये क्लेम किसकी सलाह पर? सरकार की सलाह पर। मेन सरकार ही है, लेकिन सारे काम जो हैं राष्ट्रपति के माध्यम से होते हैं, सलाह पर। ठीक, अब देखते हैं क्या रहता है। और क्या रहता है, युद्ध की जैसे मान लो घोषणा होती है तो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, वो भले स्पीच के दौरान कर दें, भाषण में, लेकिन जो एक संवैधानिक रूप है
औपचारिक रूप से घोषणा युद्ध की कौन करता है? राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ वार, युद्ध की घोषणा, ये हो गया। अब देखते हैं कूटनीतिक शक्ति में क्या है। बस ये लास्ट बचता है टॉपिक 2 मिनट के। कूटनीतिक शक्ति में कुछ ऐसा नहीं है, बस जानने योग्य इसलिए ज़रूरी है कहीं क्वेश्चन फंस जाए। तो देखते हैं, जो संधि हमने बताया था, विदेश नीति बताई थी, किस आर्टिकल में बताई थी? आर्टिकल 51 में, याद रखिएगा इन चीज़ों को। तो जो है राष्ट्रपति की कूटनीति शक्ति में क्या रहता है? विभिन्न देशों के साथ जो भी समझौता होता है, विभिन्न देशों के साथ समझौता व संधि राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति के नाम से होती है। भले ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपना रिलेशन बनाते हैं कहीं विदेश कंट्री में जाके, कोई भी मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन जो आखिरी में समझौता होता है उसमें नाम राष्ट्रपति का ही रहता है, ऑफिशियल यही रहता है। दूसरा जो है उच्चायुक्त, मतलब हाई कमिश्नर हैं, और एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। उच्चायुक्त व जो कह सकते हैं राजदूतों की नियुक्ति व अपदस्थ करना, अपदस्थ मतलब हटाना, पदस्थ करना राष्ट्रपति द्वारा होता है। अपदस्थ राष्ट्रपति करता है, अपदस्थ राष्ट्रपति करता है। ये भी देख लीजिए, किसकी सलाह पर? सरकार की सलाह पर, सरकार की सलाह पर। ये इस प्रकार हमने बता दिया। तो कूटनीतिक शक्ति में जो, अच्छा, ये उच्चायुक्त और राजदूत को भी जो क्या है विशेष पावर ये मिलती है कि इनको देश में गिरफ्तार नहीं किया सकता है, इनको भी ये पावर है, गिरफ्तारी की इन पे छूट रहती है। तो जब हमने इस प्रकार की चीज़ें देख ली आज राष्ट्रपति से संबंधित, अब हम आपातकालीन शक्तियाँ देखेंगे। इसी के साथ पूरा आपातकाल को हम समाप्त कर देंगे अच्छे से, जिससे उससे कहीं से भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो हमने देखा जब क्वेश्चन कराएंगे तो एक एक क्वेश्चन आपका सही जाएगा, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना इसको पढ़े होंगे डीपली, तो कहीं से गलती की संभावना नहीं बनेगी। अब देखते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं, जैसे राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री द्वारा। तीसरा मंत्रिपरिषद। चौथा मंत्रिमंडल। ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है, इस प्रकार क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया है। तो इस प्रकार देखिए, हमने क्या कहा था, राष्ट्रपति सीधे, तो सीधे हमने क्या स्वविवेकी शब्द लिखाया था। राष्ट्रपति मतलब किसी की मृत्युदंड की सजा को कम कर रहा है, उसमें क्या सलाह की जरूरत पड़ी थी? अधीनस्थ अधिकारियों की जरूरत पड़ी थी? नहीं। तो सीधे भी अपने आप में कार्य कर सकता है, अपनी शक्ति का सीधे भी प्रयोग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सब में जो है सलाह की आवश्यकता रहती है। तो ये हो गया सीधे। और बाकी हमने बताया राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का मामला रहता है,
वो जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद का मतलब जो मंत्री में परिषद के बाद जो नीचे के अधिकारी होते हैं, सलाह तो मंत्री देते हैं लेकिन उसके नीचे जो क्या कार्य करते हैं, अधिकारी कार्य करते हैं, तो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्य करता है, बिल्कुल करता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, मंत्रिपरिषद के साथ सीधे नहीं आया है कहीं शब्द, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पे नहीं, हमने बताया दंड, फिर तो एक बात गलत हो जाएगी जो हमने बताया है आर्टिकल 72 वाला जो है क्षमा करने की शक्ति, जो क्षमा करने की शक्ति स्वयं है, स्वविवेकी है। वीटो की पावर कैसी है, स्वविवेकी, उसमें भी हमने सलाह नहीं बताया, सीधे अपनी शक्ति का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। तो इसी आधार पर कैसे कि सीधे शब्द नहीं आया है इन दोनों में, तीनों में, तो यही सही है कि इसमें सीधे भी आ गया, अधीनस्थ में मंत्री परिषद भी आ गया, और जो अधिकारी गण हैं काम करते हैं वो भी आ गए। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बनते हैं। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही बात है। क्या राष्ट्रपति की जो शक्तियों की सीमाएं असीमित हैं? ये गलत है, सीमाएं सीमित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर दबाव है। ये तो नहीं है कि युद्ध की घोषणा कर दिया, असीमित शक्ति है, नहीं, किसकी सलाह पे, सरकार की सलाह पे, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ये नहीं है किसी जो न्यायाधीश को नियुक्त किया तो अपने आप उसको अपदस्थ कर सकता है, नहीं, वहाँ पे भी शक्ति पे नियंत्रण है इनकी। क्या है, जो संसद की सलाह पे, तो हर जगह एकदम असीमित शक्ति नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं। ऐसे आता है राष्ट्रपति का जो है चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है 50 जो होते हैं प्रस्तावक होते हैं और 50 जो है अनुमोदक या निर्वाचक होते हैं। तो सही बात है। क्यों, जैसे बता रहे हैं, जो एक चीज़ देख लीजिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचक मंडल बनता है, तो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए ही 50 जो किसकी आवश्यकता होती है, प्रस्तावकों की 50, और जो प्रस्तावक होंगे वो, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाएं भाग लेती हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी 2 अपवाद स्वरूप जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भाग लेती हैं, साथ में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब ये भी रिवाइज कर लीजिए, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं जो है दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो जो निर्वाचक 50 होते हैं, मतलब प्रस्तावक होते हैं, वो संसद या विधायक होने चाहिए, 50 निर्वाचक। और उन 50 निर्वाचकों का, मतलब जो प्रस्तावकों का, निर्वाचक नहीं, जो 50 राष्ट्रपति का कोई उम्मीदवार है तो उसको पहले 50 प्रस्तावक करने पड़ेंगे, 50। तो 50 कौन होंगे, वही जो संसद होगा या विधायक होगा, 50 वो हो गए। और उन्हीं 50 को समर्थन करने के लिए 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए, या निर्वाचकों उनको कहते हैं, निर्वाचक कहते हैं। तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक शर्त होती है राष्ट्रपति के लिए। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आज हमने इतना बताया। आप सभी का हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और जितना अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।